तो आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान से देखना और समझना है और साथ ही साथ कॉपी कलम साथ में रखना है ताकि महत्वपूर्ण बिंदु आप नोट करते हुए आगे बढ़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राकृतिक संसाधन अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न इस प्रकार है, मिट्टी के अवयवों को लिखें। यानी हमें मिट्टी के अवयवों को लिखना है कि मिट्टी किन किन तत्वों से मिलकर बनी है, वही हमें यहाँ पे लिखना है। तो ये काफ़ी आसान सा प्रश्न है। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है। मिट्टी के अवयव निम्नलिखित हैं। पहला है जल, दूसरा है वायु, तीसरा है कार्बनिक पदार्थ और चौथा है अकार्बनिक पदार्थ और पांचवा है खनिज। इन पांचों से मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो आइए इसके बारे में थोड़े से समझ लेते हैं। जल का मतलब होता है पानी, जैसा कि आप जानते हैं। वायु मतलब हवा। कार्बनिक पदार्थ का मतलब होता है सड़े गले पेड़ पौधे, ठीक, वो कार्बनिक पदार्थ कहे जाते हैं। अकार्बनिक पदार्थ का मतलब होता है पत्थर, और वैसे पदार्थ जो कार्बनिक ना हो, पत्थर आ जाते हैं अकार्बनिक पदार्थ में। खनिज लवण में आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है। ये सारे मिलके मिट्टी का निर्माण करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या दूसरा। तो दूसरा प्रश्न है, मिट्टी में जल कैसे रिसता है। यानी मिट्टी के अंदर जल कैसे जाता है, ये हमें बताना है, ठीक। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा, मिट्टी के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, यानी खाली स्थान होते हैं। बीच रिक्त स्थान से जल का रिसाव होता है। यानी मिट्टी के कणों के बीच क्या होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं, यानी खाली स्थान होते हैं, और उसी खाली स्थान में जल का रिसाव होता है। जब वर्षा का जल प्राकृतिक रूप से रिसकर मिट्टी के में समा जाते हैं तो वो भूमिगत जल कहलाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मिट्टी के कणों के बीच क्या होता है, खाली स्थान होता है, और उसी खाली स्थान में जल समा जाते हैं। इसे जल का रिसाव कहा जाता है। तो इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या तीसरा। तो प्रश्न संख्या तीसरा है, क्या वायु प्राकृतिक संसाधन है। तो इसका आंसर आपको देना है, हाँ वायु प्राकृतिक संसाधन है, ठीक। और साथ ही साथ क्या है, नवीकरणीय भी है। तो प्राकृतिक संसाधन किसे कहा जाता है, जो हमें नेचुरल के तौर पे मिला हुआ है, प्रकृति के तौर पे जो संसाधन मिला है और जिसका हम उपयोग करते हैं, वे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, पहला नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय, ठीक। नवीकरणीय का मतलब होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता। तो इसका आंसर आपको यही लिखना है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या चौथा। तो प्रश्न संख्या 4 इस प्रकार है, हरित गृह प्रभाव किस गैस के कारण होता है। ये काफ़ी आसान सा प्रश्न है। तो इसका आंसर आपको लिखना है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो हरित गृह यानी पृथ्वी का गर्म होना हरित गृह कहलाता है, ठीक। और इसी प्रक्रिया से धरातल जो होती है गर्म होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 5वां। प्रश्न संख्या 5 है, जल प्रदूषण की परिभाषा लिखें। तो ये काफ़ी आसान सा प्रश्न है। तो जल का प्रदूषण किसे कहा जाता है, जब जल काफ़ी गंदा हो जाता है, अवांछनीय पदार्थों द्वारा पीने लायक नहीं होता है, उसे हम कहते हैं जल का प्रदूषण। तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, आपको देख लेना है ये वाला। तो इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 6। तो प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, 5 जल प्रदूषकों के नाम लिखें। यानी जिसके कारण जल प्रदूषित होता है। तो आपको आंसर लिखने हैं इस प्रकार। तो पहला हो जाता है कल कारखानों से निकलने वाले रासायनिक अवशिष्ट पदार्थ, ठीक। रासायनिक अवशिष्ट पदार्थ में आ जाते हैं PB यानी सीसा, ठीक है। और इसे कहा जाता है Hg मतलब पारा। सीसा और पारा रासायनिक अवशिष्ट पदार्थ होते हैं। इसके बाद दूसरा कारण, नगर कूड़ा कचरा, यानी नगर से जो कूड़ा कचरा होता है, कारखानों के गंदे जल, ठीक, और मरे मवेशी नदियों में फेंकना, स्नान, ये सारे जल प्रदूषण के कारक हैं। इसके बाद तीसरा, समुद्र में खनिज तेल उत्पादन में जल का रिसाव, जिसके कारण मछलियाँ मर जाती है, यह भी है जल प्रदूषण का कारण। नाभिकीय ऊर्जा के प्रयोग से रेडियो सक्रिय पदार्थ जल को प्रदूषित करते हैं, ठीक है। इसके बाद है 5वां नंबर। तो 5वां कारण आपको इसी में से लिख लेना है, जैसे में कि यहाँ से इसको अलग कर दीजिए आप, मरे हुए मवेशी नदियों में फेंकना और स्नान, ये आप यहाँ पे लिख लीजिए।
तो इस प्रकार 5 प्रदूषण के कारण हो जाते हैं जल प्रदूषण के। इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 7वां। तो 7 नंबर प्रश्न में पूछा गया है वायुमंडल में उस प्रक्षेप का नाम लिखें, ठीक, जहां ओजोन पाया जाता है। तो कौन सा क्षेत्र है जहां ओजोन पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। इसके बाद प्रश्न संख्या 8वां। प्रश्न संख्या 8 इस प्रकार है, अम्ल वर्षा में उपस्थित अम्लों के नाम लिखें। तो ये काफ़ी आसान सा प्रश्न है। तो अम्लों के नाम लिखना है जो अम्ल वर्षा में शामिल होता है, वो हो जाता है नाइट्रिक एसिड HNO3 और दूसरा अम्ल है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, जो अम्ल वर्षा में शामिल होते हैं। इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 9। तो 9 नंबर प्रश्न है, प्लास्टिक के कारण प्रदूषण को रोकने के उपाय बताएं। यानी हमें बताना है उपाय जो प्लास्टिक से प्रदूषण होते हैं, कैसे इसको रोका जाए। तो इसका आंसर थोड़ा सा लंबा हो जाता है, ये आपका लघु उत्तरीय में भी काम करेगा। तो इस प्रकार है, प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है हमें प्लास्टिक के उपयोग को बंद करना चाहिए, यानी नहीं करना चाहिए। दूसरा, प्रशासन के द्वारा पॉलीथीन के प्रयोग पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। तीसरा, पॉलीथीन थैलियों के विकल्प के रूप में यानी उसके स्थान पे पूरी तरीके से जैव निम्नीकरण प्लास्टिक का विकास किया जाना चाहिए। यानी ऐसा प्लास्टिक करना चाहिए जिसका निम्नीकरण हो सके, यानी उसके दोबारा बनाया जा सके। तो यही है प्लास्टिक के प्रदूषण को रोकने के उपाय। इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 10वां। तो प्रश्न संख्या 10 इस प्रकार है, भूमि प्रदूषण की परिभाषा लिखें। यानी मृदा प्रदूषण कैसे होती है उसका परिभाषा हमें यहाँ पे लिखना है। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा, मिट्टी से उपयोगी घटकों का हटना और दूसरे हानिकारक पदार्थों के मिट्टी में मिलना। जैसे में कि मिट्टी में उपयोगी घटक होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, उनका हटना और उसके बदले में कोई दूसरा अवांछनीय पदार्थ, हानिकारक पदार्थ मिल जाना और मिलके क्या करना, उससे मिट्टी की उर्वरता नष्ट हो जाती है, यानी उसको नष्ट कर देते हैं। तो उसे भूमि प्रदूषण या मृदा प्रदूषण कहते हैं। तो ये आपको लिखना है। इसके पश्चात है प्रश्न संख्या 11। तो इसमें है 2 उर्वरकों के नाम लिखें, ठीक। 2 उर्वरक के नाम हमें लिखना है। तो इस प्रकार है रासायनिक उर्वरक 2, पहला है यूरिया, दूसरा है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 12। 12 नंबर प्रश्न में है, मिट्टी का अपरदन रोकने के उपाय बताएं, ठीक है। ये आसान सा प्रश्न है। तो थोड़े से इसके बारे में समझ लेते हैं कि मिट्टी का अपरदन किसे कहा जाता है। तो मिट्टी के अपरदन 2 कारक से होते हैं। पहला होता है जल के द्वारा यानी बारिश का जल, और दूसरा होता है वायु के द्वारा। इन दोनों के कारण जो मिट्टी की ऊपरी सतह होती है वो बह जाती है, यानी जल और वायु उसको बहा ले जाती है, ठीक, यानी इस तरफ चली जाती है। तो उसे कहा जाता है मिट्टी का अपरदन। तो इसे रोकने का उपाय हमें यहाँ पे बताना है। तो सबसे महत्वपूर्ण उपाय ये होता है कि जो स्थान होते हैं, जो मृदा होती है, वहाँ पे हमें घास लगाना चाहिए, यानी छोटे छोटे पौधे यहाँ पे लगाने चाहिए। इससे मिट्टी का अपरदन रुक जाता है। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखने हैं, मिट्टी की सतह पर अधिक से अधिक पौधे उगाने चाहिए, जिससे मिट्टी के जड़ें मिट्टी को बांधे रखती है, ठीक। ये पहला उपाय हो गया। इसके बाद देखेंगे दूसरा उपाय। दूसरा उपाय है खेत को काफ़ी लंबे समय तक बिना फसल ना छोड़ना, यानी खाली इसको नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरा उपाय, खेत में थोड़ी दूरी पर ऐसे मेड़ या बांध, आपको ध्यान रखना है, मेड़ या बांध बनाना खेतों में, जिससे जल और वायु का क्या हो सके, वायु का वेग कम हो सके, ठीक। यानी खेत है, इस प्रकार इसमें ऐसे बांध बना देना चाहिए ताकि जल का जो वेग है इस प्रकार वो धीमा हो जाए, ऐसे धीमा हो जाए, और वायु का वेग भी धीमा हो जाए। तो इससे मिट्टी का अपरदन नहीं होगा। तो ये आपको लिखना है इसके उपाय में। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, यानी प्रश्न संख्या 13। तो प्रश्न संख्या 13 है, BOD किस प्रक्रिया का छोटा रूप है। तो ये आसान सा प्रश्न है। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है, B का मतलब होता है बायोकेमिकल, O का मतलब ऑक्सीजन और D का मतलब डिमांड। बायोकेमिकल, ऑक्सीजन, डिमांड। तो इसका क्या मतलब है ये हम सबसे पहले जान लेंगे। तो आइए समझ लेते हैं। तो जब हम रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं, जैसे यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, तो ये सारे जो होते हैं
वो जल में चले जाते हैं, या नदी में चला जाता है, तालाब में चला जाता है। वहाँ पे जाके शैवाल का वृद्धि करता है, और शैवाल के जो मरने के बाद जो शैवाल मर जाता है बैक्टीरिया द्वारा सड़ता है। यह सड़न जो होता है प्रक्रिया में जल में घुले ऑक्सीजन का उपयोग होता है। शैवाल होते हैं तो उनको सड़न करने की प्रक्रिया में कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करने में लगे ऑक्सीजन की मात्रा, जो ऑक्सीजन लगता है उसको ऑक्सीकृत करने में यानी विघटन करने में, सड़ाने में, तो उसे कहा जाता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसके बाद प्रश्न संख्या 14 है, हाइड्रोकार्बन के जलाने से क्या प्राप्त होता है? तो इसका आंसर काफ़ी आसान है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प प्राप्त होता है हाइड्रोकार्बन के जलाने से। तो इस प्रकार है, पेट्रोलियम ईंधन हाइड्रोकार्बन के मिश्रण होते हैं और इन्हें जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प प्राप्त होता है। तो ये इसका समीकरण दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 15 है, CNG क्या है? तो ये आसान सा प्रश्न है। तो ये एक ईंधन है। क्या है? यह एक ईंधन है और इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी इसका मतलब होता है संपीड्य प्राकृतिक गैस, और इसका उपयोग होता है वाहनों के चलाने में। ये आधुनिक ईंधन कहा जाता है, इसमें प्रदूषण नहीं होता। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 16 इस प्रकार है, सीसा युक्त पेट्रोल में सीसा का कौन सा यौगिक मिलाया जाता है? जो सीसा होता है वायु प्रदूषण का ये कारक होता है जो पेट्रोल में मिला दिया जाता है। तो कौन सा यौगिक मिलाया जाता है? तो ये मिलाया जाता है टेट्रा एथिल लेड। ये इसका समीकरण हो जाता है, रासायनिक समीकरण। टेट्रा एथिल लेड जो सीसा का यौगिक है इस पेट्रोल में मिला दिया जाता है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 17। तो प्रश्न संख्या 17 काफ़ी आसान है। वायुमंडल में ऑक्सीजन किस विधि द्वारा प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है ऑक्सीजन चक्र में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ठीक है, तो ये होती है किसके माध्यम से? प्रकाश संश्लेषण, जिसमें पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण में क्रिया में ऑक्सीजन का त्याग करते हैं। तो इस प्रकार ऑक्सीजन चक्र का निर्माण होता है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 18। तो ये रहा प्रश्न संख्या 18। मिट्टी का अपरदन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? ये आसान सा प्रश्न है। तो ये होता है वायु एवं वर्षा के द्वारा। ठीक, ये दोनों मिट्टी को क्या करती हैं? बहा ले जाती हैं ऊपरी परत को, इसे मिट्टी का अपरदन कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 19। वायुमंडल से मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में परिणत होने की क्रिया यानी बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? आपको ध्यान देना है, वायुमंडल से मुक्त नाइट्रोजन, ठीक, और इस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाती है नाइट्रोजन स्थायीकरण। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, नाइट्रोजन स्थायीकरण कहलाती है। तो प्लांट जो होते हैं वो नाइट्रोजन का सीधे प्रयोग नहीं करते, वो नाइट्रेट के रूप में ही प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 20। तो 20 नंबर प्रश्न है, अमोनिया का नाइट्रेट तथा नाइट्राइट में परिवर्तन होने की क्रिया क्या कहलाती है? आपको ध्यान देना है, अमोनिया का नाइट्रेट में किस में बदलता है? नाइट्राइट में। तो ये क्रिया कहलाती है नाइट्रीकरण। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 21 नंबर प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 21 है, नाइट्राइट का लवण नाइट्रोजन गैस में परिणत होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक, तो ये कहलाती है डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक, डीनाइट्रीकरण इसे कहा जाता है, डीनाइट्रीकरण। और किसके द्वारा होता है? तो ये डीनाइट्रोफ्लाइंग बैक्टीरिया के कारण संपन्न होता है। क्या संपन्न होता है? नाइट्रोजन के लवण का नाइट्रोजन गैस में बदलना। ठीक, इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 22। तो 22 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पर पशु एवं वनस्पति जगत के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? ह्रास का मतलब उसके खात्मे का यानी विनाश का मुख्य कारण क्या है? किसका? पशु और वनस्पति यानी पेड़ पौधे। तो इसका आंसर हो जाएगा वनों की अनाधुर कटाई। तो यही इसका आंसर हो जाता है, जिससे कि वनस्पति जगत तो नाश होगा ही, प्लस में साथ साथ पशु का भी आवास ख़त्म हो जाता है। जंगली जितने पशु होते हैं यानी विलुप्त हो जाते हैं। तो आइए प्रश्न संख्या 23 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 23 है, ओजोन परत का ह्रास किस कार्बनिक यौगिक द्वारा होता है? तो ये होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक, ह्रास का मतलब होता है नुकसान,
तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है, जो धरातल पे यानी पृथ्वी पे बहुत सारे प्रयोग में इसका उपयोग होता है, जैसे में कि रेफ्रिजरेटर में प्रश्न संख्या 24। तो इस प्रकार है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो ये काफ़ी आसान सा प्रश्न है, तो इसका आपको ये लिखना है। कल कारखानों से निकलने वाले धुएँ, वाहनों से फैलने वाले धुएँ, जो मुख्य रूप से वायु प्रदूषण का यही मुख्य कारण होता है। इसके बाद इसका आखिरी सवाल 25 नंबर, कोहरा और धुआं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो उसे कहा जाता है स्मॉग, यानी धूम कोहरा कहा जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होती है। धूम कोहरा जो फेफड़े को ख़राब कर देती है। तो ये संपन्न हुआ अति लघु उत्तरीय प्रश्न प्राकृतिक संसाधन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।